अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है AS7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट टॉपिक हम इसको कहेंगे। AS7 जो है इसको हम बहुत ही चीप एंड बेस्ट टॉपिक कहेंगे। क्यों कहेंगे चीप एंड बेस्ट टॉपिक, इसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। चीप इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही इजी है, अल्ट्रा इजी है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम में जब इससे क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 5 मार्क्स का आता ही आता। इसीलिए ये इंटर CS हो या CMA हो, इसके एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही अहम टॉपिक बन जाता है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें मेनली हम लोग जो भी AS या जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मेनली दो चीज़ डील होगी। वो दो चीज़ क्या है, एक तो है सबसे पहला थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल, यानी कि ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये ढेर सारे क्वेश्चंस में हमारे ICAI के भी क्वेश्चन होंगे और RTP के भी होंगे, MTP के भी होंगे और प्रीवियस ईयर वगैरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे होंगे। और जो थ्योरी है इसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और ब्यूटीफुल कलर्ड नोट्स बना के रखे हैं। ये थ्योरी से हमको फ़ायदा ये होगा कि 30 मार्क्स का जो हमारा MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आराम से इसमें कवर हो जाएगा। तो ये क्या है, MCQ पर्पज़ के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट अब 30 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए हैं और मैं इस नोट्स को अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने कॉपी में इसको उतार भी सकते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, तो ये सारा उसका कंटेंट्स है। AS7 यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हमारा कंटेंट है, जिसमें हम लोग डील करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिर ये कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है, फिर रिकॉग्निशन कैसे होगा उसका, फिर रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस कैसे होगा, चेंजेज इन एस्टिमेट्स वगैरह, जैसे रिवेन्यू का अमाउंट चेंज हो गया, कॉस्ट का अमाउंट चेंज हो गया, ये सब जो चेंज होगा उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्या क्या डिस्क्लोज करना, फिर बाद में हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन, यानी कि ढेर सारा क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो ये था हमारा कंटेंट्स और इसी तरीक़ा से हमने नोट्स बनाए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे अपलोड कर दूंगा बाद में। ये हमारा ब्यूटीफुल कलर्ड नोट्स है जिसको हम लोग थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसी तरीक़ा से अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्कोप। मैं पहले थ्योरी को इस नोट से ही पढ़ा देता हूँ, फिर ढेर सारा क्वेश्चन जब करेंगे तो कॉपी पे हम लोग आराम से ढेर सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्कोप क्या है, ये AS7 जो है ये अप्लाई कहाँ होता है, सबसे पहले इसको कौन अप्लाई करता है, किसके लिए बना है, ये हम लोग देखेंगे स्कोप में। तो ये है, दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये कहाँ पे अप्लाई होने वाला है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन किसका हो सकता है, कंस्ट्रक्शन जो है लैंड, बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, ये सब का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, टनल का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ये सभी चीज़ का कंस्ट्रक्शन जो है हो सकता है। और फिर इसका डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन में क्या, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड का मतलब क्या होता है आप लोग चाहे तो अपने नोट्स में साइड में इधर लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड का मतलब आमने सामने बैठ कर किया गया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दो पार्टी है A और B और दोनों ने आमने सामने बैठकर मोल भाव करके जो है कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट किया है। और ये किसके लिए है, यानी कि स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज़ के लिए, तो टू कंस्ट्रक्ट एनी एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स, कंस्ट्रक्ट करने के लिए किसको, किसी भी एसेट को, जैसे कि रोड, डैम, ब्रिजेज वगैरह, या फिर ग्रुप ऑफ एसेट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और वो जो ग्रुप ऑफ एसेट है वो इंटर रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शंस वगैरह, इन सभी के टर्म में क्या है, इंटर रिलेटेड होने चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो है एक और चीज़ इंक्लूड होता है, क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कौन सा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो रिलेटेड है किससे, कंस्ट्रक्शन से, जैसे आर्किटेक्चरल फी लिया होगा
आर्किटेक्ट, तो उसका फी भी यहाँ आ जाएगा किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में। उसी तरीक़ा से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको जो सर्विस दिया है वो भी कहाँ कवर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में। और फिर बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रीस्टोरेशन ऑफ एसेट। डिस्ट्रक्शन और रीस्टोरेशन, जैसे कि आज मान लो कोई एक ऐसा एसेट बना, जैसे मान लो ब्रिज बना, वो कुछ दिन के बाद तो डिस्ट्रॉय होना ही है। तो हमारा AS7 बोलता है कि वो जो फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन होने वाला उसका वो जो कॉस्ट होगा उसको डिस्ट्रक्ट करने का, यानी कि ढहाने का, वो भी आज ही रिकॉर्ड कर लो तुम। तो ये मतलब है इसका कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट का। तो इसी तरीक़ा से हमने एग्जांपल भी यहाँ पे लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, उसका एक एग्जांपल हमने लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिजेस, टनल, एयरपोर्ट, etc, ये सब आ जाएगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इस AS7 को लाने के पीछे मोटिव क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जैसे मान लो एक एयरपोर्ट हमने बनाया, एक एयरपोर्ट के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा, कितना कॉस्ट आएगा, फिर सामने वाले से कितना रिवेन्यू आएगा हमको, वो सब को रिकॉर्ड करने के लिए जो है क्या ये स्टैंडर्ड आया, बताता कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना रिवेन्यू और कॉस्ट का। तो ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव। और अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका टाइप्स देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का दो टाइप्स होता है, एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट हुज प्राइस इज फिक्स्ड इनिशियली। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्राइस जो है शुरुआत में तय हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है रोड बनाने के लिए, उसका प्राइस फॉर एग्जांपल मान लो 1000 रुपये में उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सामने वाले ने कहा ठीक है हम आपको क्या 1000 रुपये देंगे रोड बनाने के लिए, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। तो 1000 रुपये जो है सामने वाले देगा, फिक्स हो गया ये। लेकिन क्या ये चेंज नहीं हो सकता, हाँ ज़रूर हो सकता है ये चेंज। क्यों चेंज होगा, ये चेंज हो सकता है ड्यू टू वेरिएशन, क्लेम, स्केलेशन, पेनाल्टी, इंसेंटिव। वेरिएशन का क्या मतलब हुआ, ये सारा चीज़ मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया एक अलग से सेपरेट पॉइंट बना के। वेरिएशन मतलब हो गया चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि काम का दायरा जो है बदल गया। जैसे मान लो रोड बनने वाला था 100 मीटर का, अब जो है वो रोड बनने वाला है 110 मीटर, तो काम बढ़ गया। अब 10 मीटर जो एक्स्ट्रा बढ़ा उसके लिए तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, रिवेन्यू वगैरह भी बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया कि दिस प्राइस में चेंज ड्यू टू वेरिएशन। उसके बाद क्लेम क्या होता, मान लो कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ पे, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो कि ये रोड, ब्रिज, डैम वगैरह बनाने का ठेका लिया। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, जिसने ये ठेका उसको दिया है। तो मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ पर कोई खर्चा कर दिया, मान लो रोड बनाते वक्त कॉन्ट्रैक्टर ने अपना कुछ पैसा लगा दिया, बाद में उसको वो किससे लेगा, कॉन्ट्रैक्टी से लेगा। तो वही पैसा जो वो कॉन्ट्रैक्टी से लेगा उसी को कहते हैं क्लेम। फिर आता है स्केलेशन मतलब होता है महंगाई भत्ता। मान लो सरिया का दाम बढ़ गया, बालू का दाम बढ़ गया, तो वो महंगाई भत्ता वो किससे लेने वाला है, कॉन्ट्रैक्टी से लेने वाला। फिर आता है पेनाल्टी। मान लो कॉन्ट्रैक्टी ने कहा कॉन्ट्रैक्टर से कि मुझे जो है ये रोड 1 महीने में बनाकर तैयार कर देना, नहीं तो मैं पेनाल्टी लूँगा तुमसे 50 रुपये। फॉर एग्जांपल 50 रुपये मैं तुमसे पेनाल्टी लेने वाला हूँ। तो अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर बना दिया तो पेनाल्टी नहीं लगेगा, अगर उसने नहीं बनाया तो पेनाल्टी लग जाएगा। फिर आता है इंसेंटिव मतलब कि मान लो वही कॉन्ट्रैक्टी बोलता है अगर 1 महीना के अंदर बना दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपये जो है इंसेंटिव देता हूँ। तो 1 महीने में अगर बना दिया तो उसको 50 रुपया इंसेंटिव मिल जाएगा, मान लो एक तरीक़ा से गिफ्ट दे देगा वो। अगर वही 50 रुपये उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट को 1 महीना के अंदर नहीं बनाया तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर पेनाल्टी का बात हुआ रहेगा तो पेनाल्टी लग जाएगा उसको। तो ये था हमारा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरीक़ा से आता है हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है।
कॉन्ट्रैक्ट हुज प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इनिशियली बट अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज फिक्स्ड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्राइस जो है ना शुरुआत में फिक्स नहीं रहता। जैसे मान लो भाई रोड वाला एग्जांपल लेते हैं, तो पहले वाले केस में क्या था कि फिक्स्ड प्राइस में कि इसका जो है कॉस्ट फिक्स कर दिया था 1000 रुपया के, 1000 रुपया में होगा इसका कॉस्ट। अब क्या है इसमें, क्या इसमें 1000 रुपये 2000 रुपये कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब बनाओ जैसे जैसे बनाना और जितना भी कॉस्ट इनकर होगा उसका एक परसेंटेज और पोर्शन हम आपको दे देंगे। कैसा, जैसे कि मान लो हमारा 500 रुपये इनकर हुआ कॉस्ट, 500 रुपये कॉस्ट इनकर हुआ, तो उसमें क्या करेगा सामने वाला यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ही हमको रीइम्बर्स कर देगा। मान लो 20%, 30%, 40%, 50% हमको देता रहेगा, और फिर जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पूरा पैसा हमको दे देगा वो। इस तरीक़ा से होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। होता क्या है ये सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देखो जनरली जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लो एक बिल्डिंग है उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस बिल्डिंग में मान लो 2 माले हैं यानी कि 2 फ्लोर हैं, तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों फ्लोर का बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक ही साथ होता है। या फिर अगर चाहे तो उसको अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे एक माला का बनाने का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरे माला का बनाने का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये एक बहुत ही अहम यह टॉपिक है, यहीं पे हेर फेर भी होता है अकाउंटिंग वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में यहाँ पे हेर फेर भी होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त दिखा दूंगा कि कैसे। तो सेगमेंटिंग यानी कि अलग अलग कब ट्रीट कर सकते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को। तो कहा गया है ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सेगमेंटेड एंड सेपरेटली ट्रीटेड। अलग अलग उसको सेपरेट किया जाएगा, अगर सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा अगर ये सेटिस्फाई कर देता है ये तीनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो इसको अलग अलग ट्रीट कर लेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, सेपरेट प्रोपोजल्स हैव बीन मेड, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में अलग अलग प्रोपोजल सबमिट किया गया हो। जैसे पहले माले का अलग प्रोपोजल हो, दूसरे माले का अलग प्रोपोजल हो, तो इस तरीक़ा से सेपरेट प्रोपोजल होना चाहिए। उसके बाद सेपरेट नेगोशिएशंस बिटवीन पार्टीज फॉर ईच पार्ट वेयर कस्टमर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी पार्ट, यानी कि सेपरेट नेगोशिएशन होना चाहिए, यानी कि फ्लोर 1 का अलग नेगोशिएट करो मोल भाव, फ्लोर 2 का अलग नेगोशिएट करो मोल भाव, और जो कस्टमर है उसके पास एक फेयर चांस होना चाहिए कि वो किसी भी पार्ट को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अगर मान लो पार्ट 1 का प्रपोजल उसको यानी कि फ्लोर 1 का प्रपोजल उसको अच्छा लगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, वही अगर फ्लोर 2 का प्रपोजल उसको अच्छा नहीं लगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। इसी तरीक़ा से क्या बोला है, कस्टमर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी पार्ट, कस्टमर जो है नेगोशिएशन के दौरान कोई भी पार्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर कोई भी पार्ट को रिजेक्ट कर सकता है। फिर तीसरा कंडीशन ये है कि कॉस्ट एंड रिवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड सेपरेटली, यानी कि फ्लोर 1 का जो कॉस्ट है और उसका रिवेन्यू है वो अलग से सेपरेटली कैलकुलेट होना चाहिए, और जो फ्लोर 2 का है उसी तरीक़ा से अलग कैलकुलेट होना चाहिए। यहाँ पे हेयर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सेपरेटेड एंड प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेटेड सेपरेटली, यानी कि फ्लोर 1 का प्रॉफिट एंड लॉस अलग कैलकुलेट होगा, फ्लोर 2 का प्रॉफिट एंड लॉस अलग कैलकुलेट होगा। यही बात कहा गया है सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट रिवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में रिवेन्यू और कॉस्ट को किस तरीक़ा से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज होगा वो होगा अप्रूव्ड कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑन इट। अप्रूव्ड कॉस्ट का क्या मतलब होगा, अप्रूव्ड कॉस्ट का मतलब हुआ अलॉड या रीइम्बर्स्ड कॉस्ट, यानी कि जितना रुपया कॉन्ट्रैक्टी ने अप्रूव कर दिया है, अलो कर दिया है, वो होता है हमारा अप्रूव्ड कॉस्ट। मान लो 1000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था, उस पर मैंने अभी तक 500 रुपया खर्च किए, उसमें से 400 रुपये कॉन्ट्रैक्टी ने अप्रूव किया है, तो ये हुआ हमारा अप्रूव्ड कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑन इट, यानी कि जो हमारा उस पर प्रॉफिट है उसको भी ऐड करेंगे। मान लो 10% प्रॉफिट है यानी कि 40 रुपया, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो ये बना हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, यानी कि जितना कितना का रिवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज किया वो।
अब इसी तरीक़ा से हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहले रेवेन्यू कितना पैसा आया और माइनस कर दो जितना कॉस्ट लगा। सिंपल है, जितना पैसा आया और जितना पैसा हमने खर्च किया उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड मतलब ये इतना पैसा आया, उसमें से लेस करो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, जितना पैसा हमने खर्च किया। मान लो हमें 1000 रुपये आए, 1000 रुपया हमारे पास आया और फिर हमारा अभी तक पैसा लग चुका, मान लो 400 रुपये हमने अभी खर्च किए हैं। और फिर एक और चीज़ लेस करना है, कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड। वैसा कॉस्ट जो हमने खर्च कर दिया, मेरे जेब से लग गया, कॉन्ट्रैक्टर के जेब से लग गया, लेकिन वो अप्रूव नहीं होने वाला, तो इसको भी क्या करेंगे? लेस, तभी तो हमारा ट्रू प्रॉफिट आएगा। ऐसा थोड़ी है अगर अप्रूव नहीं हुआ तो हम उसको लेस नहीं करेंगे। 1000 रुपया का कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे जेब से 500 रुपये चला गया तो पूरा 500 रुपये ना हम लेस करेंगे, तब ना हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। अगर हम ये 100 रुपया लेस नहीं करते तो हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलेगा। जेब से गया 500, रिकॉर्ड होगा सिर्फ 400, तो इससे क्या होगा? हमारा फेयर प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा और बेवकूफ़ तो हम ही है ना, कॉन्ट्रैक्टर ही बन जाएगा बेवकूफ़ ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के। तो ये क्या, 1000 रुपये रेवेन्यू था और 400 रुपये जो है कॉस्ट इनकर्ड है, और फिर कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड है 100 रुपये। तो ये हम लोग लेस करते हैं तो ये हमको आ जाएगा 500 रुपया हमारा प्रॉफिट। ये जस्ट फॉर एग्जांपल था हमारा, ये 500 रुपया हमारा आ गया प्रॉफिट। तो इस तरीक़ा से कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। और इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीक़ा से कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो इसके लिए कहता है कि अप्लाई करिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। ये क्या है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड? ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें 3-4 स्टेप में जो है आंसर निकलता है। बहुत ही आसान है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो 2-4 मिनट में ही क्वेश्चन हमारा आराम से सॉल्व होने लगेगा। तो इसका पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई करिए एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट ईयर एंड, यानी कि साल के अंत में जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का जो रेवेन्यू है साल के अंत, मान लो 1000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें कितना रेवेन्यू आ गया? तो मान लो 500 रुपये आ गया रेवेन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू। फिर कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट, यानी कि पूरे साल में क्या कॉस्ट लगा कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर अभी और कितना कॉस्ट इनकर करना बाकी है, वो कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड। ये था हमारा स्टेप 1। और इसी तरीक़ा से हम लोग चलेंगे स्टेप 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वगैरह को थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान से। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा और कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में सबसे पहले इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिस वक्त हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कुछ ना कुछ तो प्राइस तय किया होगा, तो वो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा। फिर कोई वेरिएशन, क्लेम, एस्केलेशन, इंसेंटिव, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि वेरिएशन वही चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क की वजह से जो कॉस्ट वगैरह रेवेन्यू वगैरह में चेंज हुआ तो उसको ऐड कर दो। ये पेनाल्टी, क्या पेनाल्टी तो उल्टा हमको भरना पड़ता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ पे माइनस करके चलते हैं। तो ये इससे हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब एक नोट है, वेरिएशन, क्लेम, एस्केलेशन, इंसेंटिव शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ़, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो ही हम लोग वेरिएशन, क्लेम, एस्केलेशन, इंसेंटिव को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन है, दिच कैन बी मेजर रिलायबली, यानी कि ये जो वेरिएशन है, क्लेम है, एस्केलेशन है, इंसेंटिव है, ये आसानी से मेजर हो जाना चाहिए। और इट्स रियलाइजेशन इज सर्टेन मतलब अप्रूव्ड बाय अदर पार्टी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टी है वो इस वेरिएशन, क्लेम, इंसेंटिव को अप्रूव कर देगा। अगर अप्रूव नहीं करता तो हम लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसी तरीक़ा से कहा, इंसेंटिव्स आर रिकॉग्नाइज्ड इफ़ दे आर इन सफिशिएंट एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रोग्रेस which makes probable that standard of performance will be met or exceed targets। यानी कि साल के अंत में मान लो अगर 1000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्टी है उसने कहा कि अगर तुम ये ब्रिज बना देते हो तो 1 साल के अंदर में, तो मैं तुम्हें 200 रुपये का इंसेंटिव देने वाला हूँ।
तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 से 7 महीना में ही 90% वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि सफिशिएंट एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रोग्रेस में अभी हम लोग हैं। आने वाले 2-3 महीना में आराम से, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आराम से जो है ये ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। अगर इतना चांस है तो फिर आप इंसेंटिव को रिकॉर्ड कर देना। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉस्ट में क्या सब आ सकता है, तो 3 तरह का जो है कॉस्ट हो सकता है। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है एलोकेटेड कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या सब आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीज़ें हमारा। देखो ये नोट्स जो है ना बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है इस नोट्स से बाहर आ रहा हो, इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से और आराम से पढ़ो। अभी थोड़ा सा टाइम देंगे तो बाद में आराम से क्वेश्चंस भी बनेंगे और रिवीजन करते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाला। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है। तो सबसे पहले आता है मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि पूरे साल में कितना मटेरियल लग चुका है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का एक फार्मूला आसान सा, ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरुआत में मान लो हमारे पास 100 रुपये का स्टॉक था, फिर मैंने परचेज कर लिया 20 रुपये का, तो 120 तो 120 का टोटल स्टॉक हमारे पास इस साल में है। उसमें से मान लो हमने 80 का स्टॉक खर्च कर दिया, तो यानी कि 80 का स्टॉक मान लो हमारे पास बचा हुआ, तो हमने कंज्यूम कितना किया, 120 था और 80 बचा हुआ, तो मतलब ज़रूर है कि 40 रुपये हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। मटेरियल 40 रुपये के कंज्यूम हो गए हैं। तो ये था हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आता है लेबर एक्सपेंस इनकर्ड। मान लो ब्रिज बनाते वक्त जो लेबर का कुछ एक्सपेंस आया होगा, तो भले ही वो पेड हो या ना हो, लेकिन लेबर एक्सपेंस इनकर हुआ तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। फिर जैसे अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि मान लो डिज़ाइन वगैरह लिए हैं, आर्किटेक्चर वगैरह, अब फिर ये सब अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। उसी तरीक़ा से आता फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, सुपरवाइजर का कॉस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ऑन साइट। जैसे हम लोग देखते होंगे जब भी कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता तो उसके ऊपर वाले माले पे देखते होंगे क्रेन जो है बहुत हैवी ब्लॉक्स को उठा के इधर से उधर करता रहता है, बहुत सारा मशीनरी वहाँ पे रहता है। तो उस मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो कि उस साइट पे है, ऑन साइट होना चाहिए मशीन, अगर ऑन साइट वाले का डेप्रिसिएशन हो रहा है वो भी हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। फिर आता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और उसके बाद हायर चार्ज ऑफ मशीन यूज्ड एट साइट। मान लो हमने किराए पर लिया वही मशीनरी वगैरह, क्रेन वगैरह, तो उसका जो हायर चार्जेज है, हायर चार्जेज मतलब जो रेंट हम पे करेंगे वो मशीनरी वगैरह जो हम किराए पर लिए हैं, तो उसका हायर चार्जेज भी हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। अब ये तो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और अब हम लोग देखते हैं एलोकेटेड कॉस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये एलोकेटेड कॉस्ट क्या होता है, तो जैसे कि इंश्योरेंस एलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई जो मशीनरी वगैरह एट साइट है उसका इंश्योरेंस वगैरह ले रखे हैं, तो वो भी हमारा एलोकेटेड कॉस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर एडमिन ओवरहेड एलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, एडमिन का ओवरहेड का खर्चा, ये सब जो है ये सब कहाँ आएगा, एलोकेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ये तीनों कॉस्ट को जब जोड़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और फिर एलोकेटेड कॉस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा निकल के आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, जिसको कि वर्क इन प्रोग्रेस भी हम लोग कह सकते हैं। फिर आता हमारा एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, जो हमारा थर्ड एलिमेंट था ना कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स में, उसमें था कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड। तो वो जो कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड है वही है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड, मतलब फ्यूचर में और कितना कॉस्ट हमको इनकर होने वाला। तो देखो ये जो है ना, ये एस्टिमेट कौन करेगा, मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो एस्टिमेट करेगा कि फ्यूचर में हमको और कितना कॉस्ट लगने वाला। डू नॉट एडजस्ट एस्केलेशन, इसमें एस्केलेशन एडजस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस कॉस्ट इज ऑलरेडी एस्टिमेटेड आफ्टर कंसिडरिंग एस्केलेशन। क्योंकि ये जो फ्यूचर वाला कॉस्ट है ना, ये ऑलरेडी एस्केलेशन को कंसीडर करते हुए ही एस्टिमेट किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि डू नॉट एडजस्ट एस्केलेशन सिंस दिस कॉस्ट इज ऑलरेडी एस्टिमेटेड आफ्टर कंसिडरिंग एस्केलेशन। अब हम लोग आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या,
स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीसन यहाँ पे कंप्लीटिंग लिखा है, इसको कंप्लीसन कर देना। डिग्री ऑफ कंप्लीसन या फिर स्टेज ऑफ कंप्लीसन, यानी कि साल के अंत में कितना % काम जो है कंप्लीट हो गया। मान लो कोई डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, तो एक साल पहला साल के अंत में कितना कंप्लीट हुआ, कितना %, 10%, 20%, 30%, कितना % डैम बना है, तो ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीसन से मान लो हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, इतना % मान लो 10% कंप्लीट हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग जो 1000 रुपये का रिवेन्यू है, 1000 रुपये का 10% करके देख लेंगे, उतना रिवेन्यू इस साल हमारा आया। फिर उतना कॉस्ट वगैरह जितना भी होगा एस्टिमेट वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डिग्री ऑफ कंप्लीसन के लिए कि कॉस्ट इनकर्ड ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस। क्यूमुलेटिव बेसिस मतलब, क्यूमुलेटिव का मतलब जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी, मतलब पहला साल के अंत तक में कितना कॉस्ट इनकर हो चुका है, तब से लेके अभी तक। क्यूमुलेटिव को अगर एक शब्द में कहना चाहेंगे तो वो होगा अभी तक कितना कॉस्ट इनकर हो चुका है, वो बाय ये बट्टा में क्या देंगे, कॉस्ट इनकर्ड ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस, यानी कि अभी तक कितना खर्चा हो चुका है, कॉस्ट इनकर हो चुका है, प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, और कितना खर्चा होने वाला है, ये दोनों नीचे ऐड होगा, फिर इनटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा डिग्री ऑफ कंप्लीसन। डिग्री का मतलब ये होता है क्या, परसेंटेज। फिर क्यूमुलेटिव का मतलब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, क्यूमुलेटिव मीन्स कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल दिस डेट, यानी कि जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तब से लेके अभी तक कितना कॉस्ट इनकर हुआ, वो होता है क्यूमुलेटिव, उसका मतलब होता है। और एक और नोट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ये कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन में आपको दिया होगा वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। अब हम जैसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब देखें वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड आया तो कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं, क्वेश्चन में है तो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट इनकर्ड मिसिंग है, क्वेश्चन में कॉस्ट इनकर्ड ही मिसिंग है, तो ICAI जो है वो जनरली क्या करता है कि वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को ही कॉस्ट इनकर मान लेता है। जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल के लिए देखें तो अगर वर्क सर्टिफाइड हमारा 100 रुपये है और वर्क अनसर्टिफाइड जो है ये है हमारा 20 रुपये, मान के चलो एग्जांपल, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर कॉस्ट इनकर्ड दिया हुआ है तो कॉस्ट इनकर्ड, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है। अगर यही कॉस्ट इनकर्ड हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जो भी जोड़ के मान लो अगर 120 आया तो ये हमारा बन जाएगा कॉस्ट इनकर्ड। लेकिन अगर पहले से ही कॉस्ट इनकर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ तो ये दोनों का कोई भी रेलिवेंस नहीं होगा। तो ये बात का हम लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते वक्त। ये था हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीसन हमने निकाला स्टेप 2 में। और इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं स्टेप 3 में प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम लोग ने डिग्री ऑफ कंप्लीशन पीछे निकाल लिया, तो इससे हमारा निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू कैसे निकलेगा, इस साल कितना रिवेन्यू हमने इस पर लगाया। तो कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मान लो 1000 रुपये रेवेन्यू पहले ही बात हुआ था, 1000 रुपये इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इस साल 10% कंप्लीट हुआ तो कितना रिवेन्यू हमारा आ गया, 1000 का 10% 100 रुपया रिवेन्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीक़ा से उसमें से दो चीज़ को हमको माइनस करना रेवेन्यू में से, क्योंकि हमको प्रॉफिट या लॉस तक पहुँचना है तो दो चीज़ माइनस करेंगे। वो क्या होगा, रेवेन्यू को मान लो आ गया, उसमें से बस कॉस्ट हटा देना तो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो दो तरीक़ा से दो कॉस्ट हमको जिसको हटाना है। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर, यानी कि पहले साल में जो भी हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया उसको हटा दो, तभी तो ये करंट ईयर का आएगा। मान लो हमने 2 साल पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले साल जो है रेवेन्यू आया हमारा 500, ठीक, इस साल और टोटल रेवेन्यू हमारा 1000, तो करंट ईयर वाला के लिए क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो पहले रिकॉग्नाइज किया उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। फिर उसमें से एक चीज़ और माइनस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जो इस साल हमने कॉस्ट इनकर किया उसको तो लेस करेंगे ही, तभी हमारा जाकर आएगा कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस हमारा आ जाएगा। उसके बाद जब हमने प्रॉफिट या लॉस निकाला तो हो सकता है कि लॉस भी हमारा आ जाए,
तो स्टेप 4 में कहा गया है चेक प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस, यानी कि फ्यूचर लॉस का हम लोग को प्रोविज़न भी बनाना, जो हमारा लॉस आएगा उसका प्रोविज़न भी बनाना। प्रोविज़न बनाने के लिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मान लो हमारा अगर 1000 रुपये है और उसमें से हमारा लेस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आया मेरा मान के चलो 800 रुपये, ठीक, कमाया 800 और खर्चा किया 1000, तो यानी कि 200 रुपये का हमको क्या लॉस है, ठीक, टोटल लॉस है ये मैंने टोटल रिवेन्यू लिया, टोटल कॉस्ट लिया और टोटल रिवेन्यू लिया, तो ये हमारा टोटल लॉस है। मान लो पहले के साल में यहाँ पर जो हमारा लॉस आया था ये ऑलरेडी हमने 40 रुपये रिकॉग्नाइज कर दिया, फॉर एग्जांपल 40 रुपये लॉस है तो 40 रुपये हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो अभी भी हमको प्रोविज़न जो है वो बनाना है 160 का, और ये प्रोविज़न कैसे लिखाएगा पीएल बैलेंस शीट में वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट्स। अगर मान लो एग्ज़ाम में पूछ दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ, तो वो तो एक फॉर्मेट में ही हमें बनाना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मेट भी आना चाहिए हमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ये फॉर्मेट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज किए हैं वो लिख दो, और फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इनकर हुआ वो लिखना, फिर जो हमारा प्रोविज़न फॉर लॉस अगर कोई है तो वो भी हमको यहाँ पे लिखना। ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ए माइनस बी करेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। उसी तरीक़ा से अब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में करंट एसेट में कोई हमारा डेटर होगा या फिर ट्रेड रिसीवेबल होगा तो यहाँ लिख दो करंट एसेट में, फिर जो प्रोविज़न फॉर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है ये इसको डेटर से माइनस कर देना और यहाँ पे लिख देना टोटल अमाउंट। हेयर डेटर आर अमाउंट ड्यू फ्रॉम बिल्ड इनवॉइस एंड अनबिल्ड रेवेन्यू इफ एनी। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो हमारा डेटर जो है, मान लो हमारा 500 रुपये का रिवेन्यू आने वाला, टोटल रिवेन्यू हमारा कितना 500 रुपये का, इसमें से हमने बिलिंग कर दिया है मान लो 200 रुपये, ठीक, तो हमारा अनबिल्ड कितना है, अनबिल्ड रिवेन्यू है 300 रुपये, तो ये 300 रुपये भी इस डेटर में इंक्लूड होगा, टोटल डेटर आएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जितना का बिल हुआ बस वही आएगा और जिसका बिल नहीं हुआ वो नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। डेटर आर अमाउंट ड्यू फ्रॉम बिल्ड इनवॉइस, जो बिल्ड इनवॉइस है वो भी होगा, एंड अनबिल्ड रेवेन्यू जो है वो भी आ जाएगा इस डेटर में। और फिर ये डेटर अकाउंट बनाने का वैसे ज़रूरत पड़ा तो बना देना। तो इसमें डेबिट साइड में वही होगा टू रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू या प्रोग्रेस बिलिंग हमारा वो, और फिर जितना पैसा आ गया बाय बैंक, जो बैलेंस बच गया बैलेंस CD। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर लोगों को दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चे को समझ ही नहीं आता क्या है ये नहीं है, इसको मैंने बहुत ही आसान तरीक़ा से यहाँ पे ग्रॉस डेटर और ग्रॉस क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ पे बता रखा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, मतलब इसको पढ़ने के बाद इससे बाहर आपको कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। तो ग्रॉस डेटर और ग्रॉस क्रेडिटर को हम लोग समझते हैं कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, जितना का कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया वो लिख दो, फिर उसमें से लेस करो प्रोग्रेस बिलिंग, यानी कि मान लो जिस तरीक़ा से यहाँ से 500 रुपये का रिवेन्यू था उसमें ये 200 रुपया क्या था प्रोग्रेस बिलिंग, तो ये था हमारा अनबिल्ड रेवेन्यू 300 रुपये, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए अनबिल्ड रेवेन्यू पे। और फिर जो अनबिल्ड रेवेन्यू है उसमें से लेस कर दो प्रोविज़न फॉर लॉस, प्रोविज़न फॉर लॉस हम लेस कर देंगे, अगर पॉजिटिव आया तो ग्रॉस डेटर, अगर नेगेटिव आया तो ग्रॉस क्रेडिटर। यह सिर्फ कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारने वाला नहीं है, वैसे भी अगर ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अब बस लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है। ये डिस्क्लोजर कहाँ होता है, ये डिस्क्लोजर जो है ना हमेशा जो हम लोग मान लो अगर ICAI क्वेश्चन दिया उसमें बैलेंस शीट पूछा तो उसके फुट नोट पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है वो डिस्क्लोज कर दो, कॉस्ट डिस्क्लोज कर दो, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो डिस्क्लोज करना, फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो हर साल का वो भी हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्रोग्रेस बिलिंग, एडवांस रिसीव, रिटेंशन ऑफ मनी वगैरह, फिर ग्रॉस डेटर और ग्रॉस क्रेडिटर जिसका कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा, ये सभी को क्या करना पड़ेगा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये वही टर्म है जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोग अगर इसको 1-2 बार पढ़ें तो आप लोग को उस वक्त ध्यान में आ जाए। तो वेरिएशन का मतलब मैंने लिख दिया, चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क, काम के दायरा में कोई चेंज हो गया। तो फिर क्लेम का मतलब भी मैंने लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा लेने हैं। एस्केलेशन का मतलब भी मैंने लिख दिया, महंगाई भत्ता। इसी तरीक़ा से जो हमारा थ्योरी पोर्शन है
वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। और ये जितना भी मैंने नोट्स बनाया इस सभी को मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट 2 में हम लोग जो है इसका क्वेश्चन करेंगे, ICAI का भी क्वेश्चन करेंगे, RTP MTP वगैरह सब बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करेंगे। अगर आपने ये थ्योरी और क्वेश्चन कर लिया तो आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। आराम से आप लोग 5 मार्क्स हो या फिर 6 मार्क हो, 2 मार्क हो, 3 मार्क्स हो, MCQ हो, किसी भी तरीक़ा का क्वेश्चन आता है तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकेंगे उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहिए पार्ट 2 के लिए।